जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज के हम क्लास में सेट नंबर 10 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 25 तक पूरे एक सेट यानी सेट 10 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेट की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में सेट 10 का ही पार्ट 1 बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। जो भी छात्र हमारे भाई नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, सब 100% प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा लेवल बिल्कुल भी नहीं रहेगा प्रीलिम्स में। आप मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। और एक से एक क्वेश्चन देखिए हम डिस्कस करेंगे, हर तरीके से करेंगे। जो ट्रिक के माध्यम से होगा उसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जो बेसिक होगा उसको बेसिक से करेंगे, बाकी फिर जो ऑप्शन से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन वो भी डालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। बोल रहा है कि एक्स वाई जेड जो है ना तीन समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक्स और वाई के क्षेत्रफल का योग जो है ना जेड के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि एक्स और वाई की भुजा की लंबाई दिया हुआ है क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो जेड की भुजा की लंबाई कितनी है, आपसे ये पूछ रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए बोल रहा हूँ तीन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। एक्स और वाई के क्षेत्रफल का योग जो है ना वो जेड के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर एक्स और वाई के क्षेत्रफल का योग हम निकालेंगे, तो √3/4 ए स्क्वायर, फिर एक बार √3/4 ए स्क्वायर किसका होगा, एक एक्स का होगा फिर एक वाई का होगा, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर ये वाई का होगा, ठीक है ना। अब ये जो क्षेत्रफल दोनों का है ना योग किसके बराबर है, जेड के क्षेत्रफल के, यानी √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना, जेड के क्षेत्रफल के बराबर। तो √3/4 कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये किसका है, एक्स स्क्वायर है ना, यानी एक्स समबाहु त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज को भुजा दिया हुआ एक्स का कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 6 के स्क्वायर प्लस वाई का कितना दिया हुआ है मेरे भाई 8 दिया, तो 8 के स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, जेड भुजा के स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 + 64 बराबर ए जेड के स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से किसका समबाहु त्रिभुज जेड का भुजा निकल जाएगा कितना मेरे भाई 10 निकल जाएगा। 64 + 36 100 होता है, फिर अंडर रूट करेंगे 100 कितना आएगा 10 आएगा। आपसे यही पूछ रहा था जेड की भुजा की लंबाई कितनी है, तो आपके सामने आ गया है 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं था, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है ना 6 पे पावर 61 + 6 पे पावर 62 + 6 पे पावर 63 + 6 पे पावर 64 को जो है पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। यानी इन सभी संख्याओं के पावर को हम जोड़ेंगे तो वो संख्या कौन सी होगी जो जो पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी, ठीक है ना, इसको, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आराम से एकदम सोचना है। सबसे पहले 6 पे पावर 61 है ना, इसको आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 पे पावर 61 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे भाई, ये 1 बच जाएगा ना। या तो 6 पे पावर 0 भी लिख सकते हैं, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं। कोई भी संख्या के पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो डायरेक्ट 1 ही लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 6 बचेगा ना। 6 पे पावर 61 × 6 जोड़िए, देखिए पावर 1 यहाँ है, 61 पावर यहाँ है, कितना हो जाएगा 2, यानी 62 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा मेरे भाई, अब 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 पे पावर 2 बचेगा तो मतलब 36, फिर 6 पे पावर 3 बचेगा मतलब 216 बचेगा ना। अब इसको जोड़िए, 36 + 216 252, 252 6 258, 258 1 259, तो 6 पे पावर 61 × 259, ठीक है ना। अब देखिए ये संख्याएं, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इस ऑप्शन में से किससे विभाजित होगी,
तो देखिए ये 6 का कोई मल्टीपल नंबर रहता तो डिवाइड हो जाता, 6 का कोई मल्टीपल नंबर नहीं है, ये 36 का रहता, जो भी है मिनिमम हम देख लेंगे, तो 6 का कोई मल्टीपल नंबर नहीं है। अब देखिए इसी ऑप्शन से देखते हैं, पहला ऑप्शन 10 है, क्या 10 से डिवाइड होने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है ना? तो 5 होने के लिए 5 से डिवाइड तो होगा ही नहीं, ये 59 है, ये 6 पे पावर x 61 है, ठीक है ना? 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखिए 2 से 1 तो डिवाइड होगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 13 से क्या डिवाइड होगा? 13 से तो बिल्कुल भाई नहीं, 13 कम 13 12 नहीं होगा। अब देखिए 7 से क्या डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड हम देखिए कर देखते हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा मेरे भाई? 7 या 21 4 7 49 37 बार में कट जाएगा, यानी पूर्ण रूप से 7 से डिवाइड हो रहा। बाकी ये संख्या तो जो भी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो जो नंबर दिया ऑप्शन 7 दिया हुआ, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 259, ठीक है ना? यदि 7 के अलावा ऑप्शन कुछ और रहता, 7 नहीं रहता, मान लिया जाए 216 रहता, ठीक है ना, 216, तो ये भी बिल्कुल डिवाइड हो जाता। 36 रहता तो भी डिवाइड होता, 6 रहता तो भी डिवाइड होता, ठीक है ना? यदि 18 रहता तो भी डिवाइड होता ना, 9 रहता तो भी डिवाइड होता, ठीक है ना? बस देखना है कि कौन सी संख्याएं डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, बाकी कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है ना? इस तरीके से करिए। साथियों एक और क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का है। देखिए बोल रहा है, यदि 1 कोसेक थीटा -1 प्लस 1 कोसेक थीटा प्लस 1 बराबर जो है ना 2 सेक थीटा है, ठीक है ना? और थीटा जो है 0 और 90 डिग्री के बीच लाई कर रहा है, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है कोट थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये कोसेक थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा कोसेक थीटा -1, ठीक है ना? तो 1 -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना? 2 कोसेक थीटा बटे, अब यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा -1 क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा होगा। तो कोट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं बराबर 2 सेक थीटा, ठीक है ना? अब देखिए 2 कैंसिल हो गया है मेरे भाई, यहाँ पर हो गया है ना 2 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे कोट स्क्वायर थीटा को, क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइन थीटा और कोसेक थीटा मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, तो बचेगा एक साइन थीटा, तो सिर्फ साइन थीटा लिख रहे हैं, साइन थीटा बराबर। अब उसी तरीके से एक सेक थीटा एक और एक कोसेक थीटा, कोस थीटा कितना होगा? 1 होगा, तो यहाँ बचेगा क्या मेरे भाई? कोस थीटा सिर्फ बचेगा। अब देखिए यहाँ कोस साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे नीचे कोस थीटा लाएंगे, कोस थीटा कितना आएगा? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना होगा मेरे भाई? 45 डिग्री होगा ना, 45 डिग्री। बस अब यहाँ पर क्या करेंगे, बैठा देंगे इसमें जो पूछ रहा है, कोट थीटा, कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है, 1 प्लस कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√2 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, √2 प्लस 1 अपॉन √2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? आप चाहे तो इतना ही रहने दे, ऑप्शन जिस अनुसार है उस अनुसार आंसर दीजिए, नहीं तो आप इसको ये परिमेयकरण कर दीजिए, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 प्लस √2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना? हालांकि आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना? लेकिन आपको जो भी फॉर्म में आंसर है उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से किए, देखिए शॉर्टकट फॉर्म में जल्दी जल्दी कर लीजिए, अपने मन में ही आ जाएगा आंसर, ठीक है ना? मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 16 जो बताने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन यदि समझ आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जो है ना वो स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है मेरे भाई,
और इस क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट्स या तो स्किप कर कर चले आते हैं, नहीं तो फिर गलत कर बैठते हैं, ठीक है ना। और देखिए बहुत ही इजी तरीका मैं बताऊंगा, कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उस मेथड को आप अपना लीजिएगा, बहुत ही काम देगा। देखिए बोल रहा कि एक बेईमान दुकानदार जो है ना, वो 20 रुपये पर केजी पर खरीदे गए आम को जो है ना 30 रुपये पर केजी पर बेचता है, ठीक है ना। और वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम ही देता है। तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप भी देख लिए होंगे। तो देखिए क्या करना है मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो पहले खरीदता दुकानदार कितना है, किस भाव से खरीदता है, तो 20 रुपये पर केजी के दर से आम खरीदता है, ठीक है। और बेचता कितना का दर से है, तो 30 रुपये पर केजी की दर से जो है ना वो बेचता है, ठीक है ना, लिख लेंगे। अब देखिए आगे भूल जाएंगे क्या है, बस यहाँ तक हमको काम तमाम करना है। अब यहाँ तक देखिए क्या, 20 रुपये खरीदता है, 30 रुपये बेचता है, तो कितना परसेंट लाभ कमाता है मेरे भाई, परसेंटेज प्रॉफिट लिख देता हूँ, परसेंटेज प्रॉफिट लाभ, ठीक है ना। तो कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा यहाँ से 50% लाभ कमाता है। अंतर हो जाएगा 10/20 × 100, तो ये हो जाएगा 50% लाभ। अब यहाँ तक भूल जाइए, यहाँ का हो गया है काम तमाम, ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है कि 1 केजी के बजाय जो है ना 800 ग्राम ही देता है। अब देखिए यहाँ पर कितना, वहां पर तो लाभ कमा लिया 50%। अब यहाँ भी दुकानदार इतना लालची है कि यहाँ भी लाभ कमाना चाहता है। तो यहाँ क्या करता है, 1 किलो के बजाय वजन कम कर, बटखारा का कम यूज करता है और ये 800 ग्राम देता है। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, यहाँ देखना है। तो 1000 खरीदता है, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और देता कितना है, 800 ग्राम ही देता है ना। तो यहाँ कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर हो रहा है 25% लाभ। 200/800 × 100 हो जाएगा, ठीक है ना, 25%। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, भाई यहाँ पे 800 क्यों कर दिए मेरे भाई, वो खरीदता, सॉरी इतना 1000 ग्राम देता है 800 ग्राम, तो उसको लाभ ही हो रहा है ना। तो लाभ के केस में छोटा वैल्यू हमेशा रखना है नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 25% लाभ। अब देखिए 2 जगह लाभ कमाया, यहाँ पर भी कमाया और यहाँ पर भी कमाया, इस पर भी। तो यहाँ पर 50%, तो यहाँ पर 25%, तो टोटल लाभ कितना होगा, वास्तविक लाभ। तो 2 जब लाभ कंटिन्यू कमा रहा है तो हम मेथड ऑफ कंपाउंडिंग का यूज कर सकते हैं ना। तो देखिए मेथड ऑफ कंपाउंडिंग कौन सा फार्मूला, x + y + xy/100 करेंगे। तो x का मान 50 कर देंगे, y जो है 25 हो जाएगा, प्लस 50 × 25/100 हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे तो मेरे भाई टोटल हो जाएगा 87.5% जो है ना वो लाभ होगा, ठीक है ना, वास्तविक लाभ। आपसे यही पूछ रहा था। कितना मजा से बन गया है ना, कितना इजी तरीके से बना दिए क्वेश्चन को, कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो बता दिए ये तरीका आप अपनाइए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बोल रहा है, रेखा के पास जो है एक ही तरह के 2 लैपटॉप हैं, ठीक। उनमें से एक को जो है 3200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे लैपटॉप को जो है ना किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये पूछ रहा। तो देखिए रेखा नाम की लड़की है, उसके पास 2 लैपटॉप है, ठीक है ना। उनमें से एक को 3200 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है। जब भी हानि या लाभ होता है ना, तो सीधे आप देखिए विक्रय मूल्य क्या है, ये दिमाग में आना चाहिए, विक्रय मूल्य कितना है, कितना में वो बेच रहा। तो 20% की हानि होती है, मतलब 80 का वैल्यू जो है वो 3200 रुपया दिया हुआ है ना। तो आपसे पूछ रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 120 का वैल्यू पूछ रहा है, और सेम लैपटॉप है, कोई डिफरेंट नहीं है कि इसका एक का कम दाम है दूसरे का ज्यादा है, सेम एक ही तरह के लैपटॉप है। तो 120 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 120 का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3200/80 × 120 हो जाएगा। 4 बार में कटेगा, 40 बार में, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 4800 रुपया हो जाएगा दूसरे लैपटॉप की कीमत, ठीक है ना। बस यही पूछ रहा था, बहुत ही सिंपल सवाल था। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने फिगर दिया हुआ है और फिगर के बारे में बताया गया है कि AB बराबर जो है वो 24 सेंटीमीटर, BC जो है ना वो 18 सेंटीमीटर,
MD जो है 4 सेंटीमीटर है, और NP और Q जो है दी गई रेखाओं का मध्य बिंदु है, यानी NP और Q जो जिस भी लाइन पर है ना उस लाइन का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो ABCD एक आयत बोल दिया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है और ये शेडेड कर दिया है, ठीक है ना, पेंट कर दिया है। तो देखिए सबसे पहले AB बराबर 24 है, ठीक है। BC बराबर जो है मेरे भाई वो 18 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है। MD जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये 4 सेंटीमीटर है। NPQ जो है सभी अपने अपने जिस लाइन पर है उसका मध्य बिंदु है, यानी N भी मध्य बिंदु है AB का। तो अब देखिए क्या है ना, AB 24 है तो ये 12 हो जाएगा मेरे भाई, ये भी 12 हो जाएगा ना। अब BQ और QC बराबर होगा, मध्य बिंदु है, तो BC कितना है 18 है, तो ये 9 होगा, ये भी 9 होगा। अब ये 18 है, आयत है, तो ये भी 18 होगा, तो ये 4 है तो ये 14 होगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे और कुछ बोला गया, अब कुछ नहीं बोला गया, सब कर लिया। अब पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए P भी मध्य बिंदु है इसका, तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा ना। तो अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि हम यदि आयत के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल और त्रिभुज QCP का क्षेत्रफल जोड़ के घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, तो वही करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये टोटल 24 है, ये 18 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 24 गुने 18 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 दोनों में कॉमन, आधार इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा 12 इंटू 14, 12 इंटू 14, फिर प्लस इस त्रिभुज में आधार इंटू ऊंचाई 9 इंटू 12, तो 12 हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 6 बचेगा, तो यहाँ डायरेक्ट 6 लिखते हैं, ठीक है ना, ये 6 लिखते हैं, ये 12 हटा देते हैं, ठीक है ना। अब 14 9 कितना होगा 23 आएगा ना, तो 24 गुने 18 माइनस 6 गुने 23 करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा मेरे भाई। ये कितना आएगा, अब ये देखिए कितना आएगा 18 चौक 72, 18 दूना 36, 2 तेरे 3 बाकी है 4 आ जाएगा। 432 में से 138 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, 294 आएगा, ठीक है। अच्छा 12 के 2 बाकी है, 9 3 12 13, हाँ ठीक है, 294 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ नहीं था, बस जो जो बोल रहा था क्वेश्चन को करते रहिए, अपने आप को आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का लिए का तरीका जो है, इस आयत के क्षेत्रफल में से इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ के घटा देंगे, निकल जाएगा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो है ना वो दिया हुआ है 12 मीटर, 16 मीटर और 20 मीटर है, ठीक है ना। इसके अंदर भुजाओं को छूती हुई बने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में भी इस तरीके का बहुत सारा सवाल कराए हैं, अंतःवृत्त, बाह्यवृत्त, किसी भी त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का, बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालने का, ये समबाहु त्रिभुज स्पेशल बनता है उसमें भी बताए हैं, समकोण त्रिभुज में भी बताए हैं, सब तरीके का बताए हैं क्वेश्चन। आप एक बार जरूर टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज जाकर देखिए। तो देखिए फिलहाल हम क्या करेंगे, इसके अंदर अंतःवृत्त की क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो हमको रेडियस पहले निकालने की जरूरत है। और हम आपको बताए हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला यानी स्मॉल r बराबर होता है मेरे भाई ABC बाई 2a बाई पी होता है, ठीक है ना, 2a बाई पी होता है, जहाँ a जो होता है एरिया होता है उस त्रिभुज का, क्षेत्रफल होता है, p जो है पेरीमीटर होता है यानी परिधि होता है। तो यहाँ एरिया आप निकालिएगा, इस त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है हेरोन फार्मूला लगाकर, और फिर पेरीमीटर तो जोड़ दीजिएगा, खैर कोई बात नहीं, उसके बाद पाई आर स्क्वायर लगाकर फार्मूला यूज करके आप निकाल लीजिएगा। लेकिन ये टेक्निक हम बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे,
थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, हम कोशिश करेंगे शॉर्टकट फॉर्म में बनाएं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज की भुजा देखें। त्रिभुज की भुजा में कुछ दिख रहा है हमको, 12, 16 और 20 दिख रहा है ना, ट्रिपलेट दिख रहा है ना, पाइथागोरस इस केस में यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका साइड दिया हुआ, एक का 12 है, दूसरे का 16 और हाइपोटेनस जो 20 है, ठीक है ना। अब हम आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज में P प्लस R बराबर होता है P प्लस B माइनस H/2 होता है। और बाह्य त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, यानी कैपिटल R बराबर H/2, यानी हाइपोटेनस का आधा कर देना। फिलहाल हमको अंतःवृत्त की का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या हमको पहले मालूम करना होगा। अंतःवृत्त क्या है, ये तीनों भुजाओं को है ना टच करता हुआ एक वृत्त बन रहा है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसका त्रिज्या पहले निकालेंगे। R बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या, तो P प्लस B माइनस H, 12 प्लस 16 माइनस 20/2, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। 28 में से 20 गया, 8/2, 4। R बराबर 4 आ गया और क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, अब अंतःवृत्त का त्रिज्या निकल गया, क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, तो पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू 4 के स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे भाई 16 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आंसर जो है ना ऑप्शन पाई में दिया हुआ, 22/7 इसका किया हुआ नहीं, ठीक है ना। तो 16 पाई इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन जिस फॉर्म में रहे उस फॉर्म में दीजिए। तो देखिए हम क्या किए, ये फार्मूला जो होता है ABC/2A, ये क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या, और किसी भी त्रिभुज के बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, 2A/P होता है, ठीक है ना। ये याद रख लीजिए मेरे भाई, काम देगा। ये किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला है, किसी भी त्रिभुज के बाह्य वृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला है। त्रिज्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल का है अंतःवृत्त के त्रिज्या और बाह्य वृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला। और समबाहु त्रिभुज के भी अंत और बाह्य वृत्त की त्रिज्या बताएंगे, हालांकि बताए हैं, फिर आएगा धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। पसंद आ रहा मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक घनाभ के जो है ना 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल जो है ना क्रमशः A, B और C है, ठीक। यदि उसके आयतन जो है वो भी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए एक घनाभ है, ठीक है, घनाभ है, इसके 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल दिया हो। आसन्न का मतलब बगल के, साइड के, ठीक है ना। जैसे ये लंबाई है और ये मान लिया जाए, इसका आसन्न फलक जो बोलेगा ना ये होगा, ठीक है ना। फिर इसका आसन्न फलक ये होगा, बगल का वो फलक बोला जाता है, ठीक है ना, सतह। तो उसका क्षेत्रफल A, B और C दिया हुआ। तो यानी एक बार लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लीकेशन, यानी यही तो क्षेत्रफल है ना, आसन्न फलक का क्षेत्रफल। तो एक बार लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल क्या होगा, A है। फिर चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो B हो जाएगा। और एक बार ऊंचाई और लंबाई जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिया हुआ आसन्न फलक का क्षेत्रफल, ठीक है, सभी बगल का क्षेत्रफल। तो 3 साइड होगा, इधर तीनों लंबाई एक बार चौड़ाई होगा, दूसरे बार चौड़ाई और ऊंचाई होगा, तीसरे बार ऊंचाई और लंबाई, तीनों का क्षेत्रफल दिया हुआ ABC, ठीक है ना। और इसके आयतन भी दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, जो कि V के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर इंटू H स्क्वायर बराबर ABC आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, LBH का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बराबर ABC हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको V और ABC के फॉर्म में आंसर लाना है। तो क्या करेंगे हम, इसको हम यदि LBH दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा मेरे भाई, LBH का होल स्क्वायर बराबर V स्क्वायर आएगा। तो LBH का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ABC दिया हुआ, तो ABC बराबर V स्क्वायर दिया हुआ।
इसको बी स्क्वायर बराबर ए बी सी इस तरीके से अच्छा से सजा कर लिख देना, ठीक है ना। क्या ये ऑप्शन कोई दिख रहा है, बी स्क्वायर बराबर ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कुछ करना नहीं था, बस यहाँ पर समझना था 3 आसन फलक है, मतलब बगल के जो है ना फलक, बलक का जो है ना वो क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ, एक का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, ठीक है ना। यानी एक बार सतह होगा लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लीकेशन, दूसरे बार चौड़ाई और ऊंचाई का होगा, तीसरे बार ऊंचाई और लंबाई का मल्टीप्लीकेशन, तीनों का क्षेत्रफल दिया हुआ ए बी सी, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से निकाल लिए, ठीक। समझ आ रहा है मेरे भाई? तो कमेंट में आप बता सकते हैं, अपना कमेंट में छोड़ सकते हैं अपना विचार, क्या है नहीं है, क्या हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और कहीं लगता है कमी है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 50 आदमी जो है ना किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन पर जो है ना 10 आदमी काम छोड़ते जाएं, तब पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 आदमी छोड़ देता है काम पर। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 आदमी और काम पर लग जाता है, बढ़ते चला जाता है, ठीक है ना। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। जो तरीका ये क्वेश्चन बनाने का सेम उसी तरीके को फॉलो करना है जो अभी क्वेश्चन बताया, दूसरा कंडीशन बनता था, ठीक है ना। तो देखिए टोटल काम कितना है, तो 50 आदमी है ना, और 30 दिन में काम समाप्त करता हूँ, ठीक है। टोटल 1500 काम है, और यही काम मेरे भाई क्या करता है ना, पहले 10 दिन तक 50 आदमी काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है 10 आदमी। तो 50 आदमी तो पहले 10 दिन तक काम करेगा ही, फिर अब जो है कि 10 आदमी काम छोड़कर चला जाता है प्रत्येक 10 दिन में, यानी 10 दिन तक काम किया, फिर अब 10 आदमी छोड़कर चला गया तो बचेगा 40 आदमी, फिर 10 दिन तक ये काम किया है ना। तो इसको देखिए 1500 आ रहा है ना, तो हम 1500 के करीब लेकर जाएंगे, ये 500 आ गया। पहले अप्रोक्स देख लेते हैं एक और स्टेप आगे बढ़कर कितना 1500 के आसपास पहुंच रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए 500 प्लस 4 900 हो गया। अब एक और 10 आदमी एक बार 10 दिन के बाद फिर चला जाएगा तो 30 आदमी बचेगा, फिर 10 दिन तक ये काम करेगा, तो कितना आएगा 500 4 900 3 1200, ठीक है ना। 1200 आ रहा है, लिखते जाएंगे 500 प्लस 400 प्लस 300 1200। फिर अगला 10 दिन के बाद 10 आदमी चला जाएगा तो 20 आदमी बचेगा, तो ये भी 10 दिन तक काम करेगा। तो क्या आ रहा है 5 4 9 3 12 2 1400। अब देखिए फिर अगला 10 आदमी चले जाएगा अगले 10 दिन में, तो 10 आदमी बचेगा तो 10 दिन काम करेगा, फिर अगले फिर 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 5 4 9 3 12 2 14 1500। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ये पूछ रहा। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर क्या कीजिए आप, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 10 दिन लगा, फिर यहाँ 10 दिन लगा, यहाँ 10 दिन लगा, यहाँ 10 दिन, कितना यहाँ 10 दिन, टोटल कितना लगा मेरे भाई 10 20 30 40 50। तो टोटल 1500 हो गया ना, 1500 काम पूरा करना था हमको। तो टोटल डे आया मेरे भाई, टोटल डे लिख रहा हूँ, आज कितना आ जाएगा 50 दिन, 10 20 30 40 50 दिन आ जाएगा टोटल काम समाप्त होने में, ठीक है ना। 50 दिन लगेगा। इसी तरीके से आपको करना, ज़्यादा लंबा नहीं देगा, 5 से 6 स्टेप में आप कर लीजिएगा कंप्लीट। और यदि नहीं कटेगा ना, जरूरी नहीं एग्जैक्ट वैल्यू आए, फिर यहाँ टी मान लेना है, तो टी का मान जितना आएगा ना उतना लिख देना। अब यहाँ पर हो सकता है 10 आदमी छोड़ रहा है ना काम, 10 आदमी बढ़ भी सकता था, तो 10 आदमी बढ़ सकता था, तो बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, तो उसी तरीके से बढ़ाते रहना है, ठीक है ना। यदि 10 आदमी बढ़ता तो यहाँ 50 से 60 होता, फिर 70 होता, उसी तरीके से होते रहता, ठीक है ना। नहीं तो आप यहाँ पे देखिए 10 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 10 कॉमन भी ले सकते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बनाना है। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए एज से रिलेटेड है। बोल रहा कि ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का गुणनफल जो है वो 200 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का गुणनफल दिया हुआ 375 वर्ष होगा। तो उनकी वर्तमान उम्र का क्या योगफल है ये आपसे पूछ रहा, यानी ए और बी के वर्तमान एज का जो है ना वो सम पूछ रहा।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले बोल रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु का गुणनफल जो है ना वो 200 वर्ष है। हम देखिए क्या करेंगे ना, इस अगले स्टेप को कैलकुलेशन करने के बजाय इसी को हम तोड़कर अगले स्टेप में बैठा देंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने से बच रहे हैं, थोड़ा सा सोचने के लिए समय आपको देना पड़ेगा। देखिए हम 200 को यदि हम तोड़ते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, तो हम यदि 20 इंटू 10 तोड़ते हैं तो 200 हो रहा है, ठीक है ना। तो हम अब देखते हैं सेटिस्फाई कराकर कि 5 वर्ष बाद ए और बी के गुणनफल 375 वर्ष हो रहा है या नहीं। तो 5 वर्ष बाद ए का मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद इसका उम्र 25 वर्ष हो जाएगा और बी का उम्र 5 वर्ष के बाद 15 वर्ष हो जाएगा। क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन 375 आ रहा है? देखते हैं 125 25 5 7 375 बिल्कुल आ रहा है मेरे भाई, सेटिस्फाई कर रहा। यानी ए का उम्र मान लेते हैं 25 वर्ष होगा और बी का उम्र 15 वर्ष होगा, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 375 वर्ष आ रहा है, कंप्लीट है। तो हम फाइनली माने क्या, ए का उम्र वर्तमान उम्र 20 वर्ष और बी का वर्तमान उम्र जो है 10 वर्ष। तो इनके वर्तमान उम्र का योगफल पूछ रहा, इन्हें 20 प्लस 10 यही पूछ रहा, तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। आपको मेरा सलाह है कि आप इसी तरीके से करिए, आप कैलकुलेशन करने से बचिए, ठीक है ना। थोड़ा सा सोचने में समय देना पड़ेगा और सिंपल है, कोई बड़ा नहीं है, 200 नंबर को ही तोड़ना है, 200 संख्या है तो इसको हम तोड़ दिए। नहीं तो आप दूसरा तरीका, ये एक निकल गया, दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, 5 वर्ष बाद a + 5 इंटू बी + 5, इनकी 5 वर्ष के बाद उम्रों का गुणनफल 375 के बराबर कर दीजिए। उसके बाद ए और बी निकालते रहिए, थोड़ा सा नहीं बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा सलाह है कि आप इसी तरीके से यहाँ पर तोड़ लीजिए और आंसर ले आइए, सेटिस्फाई करा दीजिए। हो रहा तब तो ठीक है, हो ही जाएगा, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का है। देखिए बोल रहा कि यदि कोस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा बराबर 2/3 हो, तो आपसे पूछ रहा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, तो कोस पे पावर 4 थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बराबर 2/3। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो ए प्लस बी क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बराबर 2/3। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है ना, पहले लिख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। तो आपसे पूछ रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। असल में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला ही होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको आप लिख दीजिए, कोस में कन्वर्ट कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, बराबर 2/3, ठीक है ना, 2/3। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा ये -1 बराबर कितना है, 2/3। और आपसे पूछ क्या रहा था, यही तो पूछ रहा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, तो 2/3 ही हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ऐसे फार्मूला इसका इतना होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, अलजेब्रा का है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बोल रहा है यदि x + 1/x बराबर 3 है, तो आपसे पूछ रहा है x³ + 1/x अपॉन x² माइनस x + 1 का मान क्या होगा, ये बताना। तो देखिए यहाँ पर है x³ + 1/x है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर सोच लेंगे क्वेश्चन गलत है कि 1/x³ होना चाहिए, लेकिन नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। और इसी में उलझ कर रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। तो देखिए बेहतर है कि क्वेश्चन को आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना, जो भी मिलता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x³ + 1/x है ना, यदि हम x से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे तो क्या काम बनता है, देखते हैं। x से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये x² हो जाएगा प्लस 1/x² होगा, x से डिवाइड किए। अब इधर भी x से डिवाइड करेंगे, सेम काम ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, ऊपर भी डिवाइड x से किए, नीचे भी डिवाइड x से करेंगे, तो ये x² हो जाएगा, ये 1/x² हो जाएगा, ठीक है ना।
अब x से डिवाइड करेंगे, ये x हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो यहाँ पर निकालेंगे x² प्लस 1/x² का मान, तो 9 माइनस 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, तब 2 बचेगा सिर्फ, तो उधर 9 बचेगा, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 7 हो जाएगा मेरे भाई, 7 ऊपर में बटे x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x बराबर कितना है 3, और ये -1 है, -1 तो 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7/2 आ गया। खट से नहीं आंसर कुछ था, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ना समझने वाली, और जरूरी नहीं है आप x से डिवाइड ही करके बना सकते हैं, आपका मन जो भी है। x पे पावर 4 भी कर दीजिए मल्टीप्लाई करके प्लस 1, फिर यहाँ x पे पावर 4 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से x पे पावर 4 प्लस 1, देखिए x पे पावर 4 प्लस 1 बराबर 7x² आएगा। उस तरीके से आप बैठाते जाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी मेथड अप्रोच आप अपनाइए, बशर्ते क्वेश्चन बनना चाहिए, 2 नंबर आना चाहिए एग्जाम हॉल में, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, और ये सेट नंबर 10 का जो है लास्ट क्वेश्चन है, और ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। देखिए एवरेज का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा 36 छात्रों की औसत आयु जो है ना वो 13 वर्ष है। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से औसत आयु जो है ना, औसत यानी 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है। तो देखिए 36 छात्रों की औसत आयु मेरे भाई 13 वर्ष है, ठीक है ना। अब एक शिक्षक आता है तो यानी 37 हो जाता है टोटल आदमी, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 37 लोग अब है, अब औसत आयु 13 से 1 बढ़ गया तो 14 हो गया। तो अब देखिए किसी एक को मानकर दूसरे शिक्षक की आयु निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हम 13, इसी को मान लेते हैं, ये 13 है, एक नंबर को यही ले लेते हैं, ठीक है। तो 13 ये कितना है 14, एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है, 37 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 37 गुने 1 हो जाएगा, कितना 37 हो जाएगा, और प्लस ये 13 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 50 वर्ष आ जाएगा शिक्षक की आयु, ठीक है ना। शिक्षक की आयु, बस कुछ नहीं करना था। आप चाहे तो 14 भी कर सकते हैं, देखिए 14 लिए है ना, 14 ये कितना आया मेरे भाई -1 आ रहा है ना, -1 है, 36 गुने -1 करें। यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ क्या हो बढ़ रहा है 1 वर्ष, तो कभी भी माइनस नहीं करना है, प्लस हमेशा करना है। 1 वर्ष बढ़ रहा है तो प्लस ही करना, तो 36 गुने 1 करेंगे 36, फिर प्लस ये 14 कर देंगे, तो 50 वर्ष ऐसे भी आ रहा है, ठीक है ना। नहीं तो बेसिक तरीका से भी इसको बना सकते हैं, वही आंसर आएगा, ठीक। ये शॉर्टकट फॉर्म इसका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं साथियों आज जितना भी क्वेश्चन कराएं सभी के सभी समझ आया होगा, और सभी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के मध्य ध्यान, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखें तो, और इससे ऊपर कोई भी लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा सीजीएल, मुझे पूरा भरोसा है। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में है, यूनिक है, और हम खुद चुन कर दिए हैं। और आप क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, देखिए लेवल क्या है उस क्वेश्चन बैंक का, जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। बाकी फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।